हेलो एवरीवन, आज हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नई पोएम लेकर जिसका नाम है यूलिसिस, जिसको लिखा गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अब देखिए, थोड़ा सा पोएम के बारे में बताने से पहले थोड़ा पोएट के बारे में बता लिया जाए पहले कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कौन थे, क्या था इनके बारे में, ये भी सब भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म 1809 में सोमरवी लिंकनशायर में हुआ था। ये इंग्लैंड में ही है दोस्तों, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आसपास का जो एरिया है वहीं पर ये जगह स्थित है। तो फिर होता क्या है, होता ये है कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली के में जन्म लेते हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली है तो इनके जो पिताजी हैं वो एक अच्छे लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, एक अच्छे पेंटर। तो मतलब कहने का ये है कि उनमें काफी कला का अच्छा भंडार था, बहुत अच्छे कलाकार थे, इसलिए तो थोड़ी उनकी अच्छी खासी इनकम भी कर लेते थे। इनकी जो माँ थी वो एक हाउसवाइफ थी, तो इनकी शिक्षा पालन पोषण आराम से अच्छे से हो गया, क्योंकि इनके पिताजी ठीक ठाक काम करते थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे ना। तो फिर होता क्या है कि इनके दो बड़े भाई होते हैं और एक बहन भी होती है। ये चार बहन भाई हैं, ये इनमें से तीसरे नंबर के हैं, क्योंकि दो बड़े भैया हैं और एक बहन है। तो जो इनका जब ये 17 साल के थे, इनके जो पहले तो ये कॉलेज स्कूल में जाते हैं। देखिए, इनके स्कूल का नाम है किंग एडवर्ड 6th ग्रामर स्कूल। और फिर स्कूल की शिक्षा पूरी करने के, एजुकेशन पूरी करने के बाद ये कॉलेज में जाते हैं, और इनके कॉलेज का नाम है ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। जैसे हमारा कॉलेज है ग्रिशम कॉलेज बयाना, जो हमारा यूनिवर्सिटी ब्रिज यूनिवर्सिटी से संबंधित है, ऐसे ही ये अलग से है। ये भी ऐसे ही है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से संबंध रखता था या उसके अंदर आता था। तो जब ये 17 साल के थे तो इन्होंने क्या किया, अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर के एक वर्क लिखा जिसका नाम था लोकेलिटी, जिसको पहली बार इन्होंने 17 साल की उम्र में पब्लिश करवाया था। काफी अच्छी फेम भी मिली थी इससे उन्हें, और कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं हुआ था। सबसे अच्छी बात एक पोइट के लिए क्या होती है कि वो जो एक वर्क लिखे उसका क्रिटिसिज्म ना हो। इतना क्रिटिसिज्म मतलब उसकी बुराइयां ना हो, कि दूसरे जो आलोचक बैठे रहते हैं ना कि इसमें तो ये कमी रह गई, इसमें वो कमी रह गई, वो सब नहीं हुआ। तो काफी खुश भी हुआ, इनकरेज भी हुआ इस बात से कि भाई मेरे तो क्रिटिसिज्म भी नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा उसे। अब इसके बाद वो कैम्ब्रिज चले गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। वहां पर वो काम भी करते रहे, किताबें भी लिखते रहे। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्हें एक दोस्त मिला जिसका नाम था हेलन नाम का एक दोस्त मिला। अब वहां जाकर क्या होता है कि इन्हें चांसलर गोल्ड मेडल मिलता है अपने फेमस वर्क, इनका जो फेमस वर्क था डिम्बक सेकंड के लिए मिलता है, डिम्बक 2 इनके लिए इन्हें एक चांसलर गोल्ड मेडल मिलता है। बड़े खुश होते हैं कि बच्चा एनकरेज होगा, भाई अच्छी अवार्ड्स उसे मिल रहे हैं तो एनकरेज ही होगा ना। तो ये भी एनकरेज हुए थे और आगे बढ़ने की सोच रहे थे। तो फिर होता क्या है, अचानक से इन्हें खबर आती है कि इनके पिताजी की मौत हो गई। अब मौत के बाद इन्हें बिना डिग्री पूरी करे ही वहां से लौट कर आना पड़ा। डिग्री तो पूरी की नहीं, उल्टा लौट कर घर आना पड़ा, घर की जिम्मेदारियां संभाल ली, और आकर के जिम्मेदारियां संभालने के बाद ये अपने पिताजी के जो काम थे उनमें लग गए। धीरे धीरे इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ठीक ठाक होने लगी, क्योंकि भाई जब एक घर में से किसी का कमाने वाले का खासकर साया उठे तो फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो तो बिगड़ ही जाती है। तो धीरे धीरे वो भी अच्छी होने लगी। और फिर अचानक से खबर आती है, और फिर जो इसका दोस्त है वो हेलन नाम का, वो भी इसको आकर वहीं गांव में आ जाता है और ज्वाइन कर लेता है इसको कि भाई मैं भी तेरे साथ यहीं काम कर लूंगा, और दोनों एक साथ रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है रहने में। तो वो भी इनके साथ आके रहने लगता है। फिर इनके जो फेमस भाई दोस्त आया है तो इसकी बहन से उसको प्यार हो गया, इसके दोस्त को हेलन को। प्यार होने के बाद सगाई तक हो गई दोनों की, लेकिन शादी नहीं हो पाई थी। शादी क्यों नहीं हो पाई थी, क्योंकि शादी होने से पहले ही हेलन की मौत हो गई। अब हेलन की मौत के बाद इन्होंने एक पोएम पब्लिश करवाई थी जिसका नाम था सेकंड बुक ऑफ पोइट्री। इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था। क्रिटिसिज्म मतलब बहुत सारी बुराइयां हुई थी इस पोएम की कि ये कमी रह गई, उसमें वो कमी रह गई। तो ये बड़े निराश हो गए थे।
अब निराश होने के बाद इन्होंने कसम ली कि मैं तो अब 10 साल तक कोई पोइट्री लिखूंगा ही नहीं, पोइट्री नहीं लिखूंगा। और इधर हेलन की मृत्यु हो चुकी थी तो इन्हें बड़ा सदमा लगा। फिर ये इंस्पायर होते इससे कि हेलन की मृत्यु के बाद इन्होंने एक मेमोरी लिखी अपने दोस्त के लिए कि मर गया मेरा दोस्त, चलो कोई बात नहीं, भगवान का ये नियम है। दुखी दुख में इन्होंने एक मेमोरी लिखी अपने दोस्त के लिए जिसको बोला गया था द मेमोरियम AHH। ये हेलन का पूरा नाम है AHH। तो देखिए आगे, अब इन्होंने मेमोरी लिखी थी। उस समय क्या था कि रानी विक्टोरिया के जो हस्बैंड थे वो भी गुजर चुके थे। जब रानी विक्टोरिया ने इनका ये मेमोरियल देखा कि मेमोरियल लिखा है इन्होंने अपने दोस्त के लिए, तो उन्हें बड़ा ऐसा लगा कि हाँ भाई ये कहानी तो मेरी सी है, जो मेरे साथ हुआ है वही इसके साथ हुआ है। और उन्हें बड़ी बहुत शांति महसूस हुई, उन्हें सांत्वना सी मिली थी उन्हें, ये मान लो इस पढ़ करके। तो अब भाई रानी कहेगी वही होगा, राज्य में तो रहूंगा क्या। तो उसे फिर इस कहानी के लिए उन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि, एकदम से फेम मिली, एकदम से। पहले तो ये कहते हैं कि पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन जब इन्होंने ये मेमोरियल लिखा था अपने दोस्त के लिए AHH, मेमोरियल ऑफ AHH, तब इसके बाद इन्होंने अचानक से फेम मिली। और इनके जो फेमस वर्क हैं वो है कैलरिवल मेरिना। देखिए मेरिना नाम की इनकी जो पोएम है ना वो भी बहुत फेमस है। और इसके अलावा है सेकंड बुक ऑफ पोएट्री टू ब्रदर्स इन मेमोरियम्स AHH द प्रिंसेस। और द प्रिंसेस की बात करें तो ये इसको पब्लिश नहीं करवा सके। क्यों नहीं करवा सके? क्योंकि इन्हें क्रिटिसिज्म का डर था कि भाई अब इस पोएम में जो था द प्रिंसेस में कि इन्होंने लिखा था महिला शिक्षा के लिए। अब उस जमाने में 18वीं सेंचुरी में रानी विक्टोरिया के समय में जो था वो महिलाओं को इतने अधिकार नहीं थे जितने आज दिए जा रहे हैं। तो इन्हें डर लग रहा था कि कहीं मेरा क्रिटिसिज्म ना कर दिया जाए, इसके लिए कहीं मेरी जो पोएम है उसको क्रिटिसिज्म अगर हो गया तो जितनी भी फेम मुझे मिली है मेरे मेमोरियल से वो सब बेकार हो जाएगी। तो इन्होंने सोचा कि मैं इसे बाद में पब्लिश करवाता हूँ। तो इन्होंने ये बात के लिए छोड़ दिया था, फिर बाद में इसे पब्लिश करवाया था। तब जब कंडीशंस अच्छी हो गई थी, जब महिलाएं आगे घर से बाहर निकली थी, तब इन्हें अच्छा खासा सपोर्ट मिला था इस पोएम से। तो ये तो ये तो रहा इनका परिचय थोड़ा सा। और फिर आते हैं अब यूलिसिस के बारे में। अब मैं यूलिसिस के बारे में भी आपको बता दूं कि यूलिसिस जो है वो एक ग्रीक कैरेक्टर है, कलाकार है, एक्टर है, ग्रीक एक्टर है। अब ग्रीक में क्या है, यूलिसिस को ओडेसिस कहते हैं, ओडेसिस कहते हैं। यूलिसिस को ग्रीक में ओडेसिस कहते हैं, जबकि इंग्लिश और लैटिन में यूलिसिस कहते हैं। क्योंकि अलग अलग भाषाएं होती है ना देशों के अंदर, तो ग्रीक में तो हो गया ये ओडेसिस और इंग्लिश और लैटिन में हो गया यूलिसिस। तो हम बात एक ही है, इंसान एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि ये यूलिसिस क्यों रखा है इसका नाम यूलिसिस इसलिए रखा है क्योंकि ये पूरी कहानी है ना, इसमें हम यूलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। पूरी कहानी जो है वो यूलिसिस की है। और चलिए पोएम शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है। पहले आप थोड़ा सा ये भी जान लें, पहले मैं आपको कनेक्ट करना चाहूंगी इसमें पोएम के बारे में बता करके। जो पोएम है वो एक आदमी जो कलाकार है यूलिसिस के बारे में है। अब यूलिसिस कौन है आप कहेंगे? यूलिसिस वह आदमी है, एक राजा है, वह आदमी था जिसने ये ट्रॉय का जो युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था और विजय भी प्राप्त की थी। अब विजय प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, ये 10 सालों तक घर नहीं लौटे। क्यों नहीं लौट पाए? क्योंकि जब ये लौट रहे थे तो अचानक से समुद्र में क्या हुआ, तूफान सा उठता है। अब तूफान सा उठने के बाद ये जिनकी नाव जो है वो बह करके एक आयरलैंड पर पहुंच जाती है। आयरलैंड पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि हम ये कैसी जगह आ गए, यहाँ तो ऐसे आदमी हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, विशाल हैं, जेंट है। अब बहुत बड़े बड़े आदमी हैं और उनके सिर्फ एक आंख है जो माथे पर है। बड़ी चिंता हो गई कि ये आदमी कुछ काम तो करते नहीं थे, जो जेंट थे वो कुछ काम तो करते नहीं थे। इनका दिन भर काम यही था कि जो भी खाना इन्होंने इकट्ठा कर रखा है उसको प्रोटेक्ट करना, बस यही काम था। और ये लोग केव्स में रहते थे, गुफाओं में। अब इनको भूख लगी आई। भाई भूख तो लगेगी क्योंकि युद्ध जो करके आए हैं और समुद्र की लहरों से भी लड़के आए हैं, तो इन्हें भूख लग गई। अब भूख लगने के बाद क्या हुआ, एक जेंट की गुफा में घुस गए। इन्हें तो पता नहीं था उसके बारे में, क्योंकि नई जगह थी, इन्हें तो पता ही नहीं था कि यहाँ ये सिस्टम चलता है। घुस गए एक गुफा के अंदर और वहां खाने लगे। अरे भाई जेंट ने आके देखा कि मेरा खाना खा रहे हो,
तो उसे गुस्सा आ गया, उसने उन सबको उसी बाहर से जो बड़ा सा पत्थर उठाया उसको रख दिया और सबको अंदर बंद कर दिया कि लो बेटा। और किया क्या कि दो दो उनके जो जो ट्रूप्स थे, जो सैनिक थे, उनमें से दो दो आदमी रोज खाने लगा। अब यूलिसिस जो था वो बड़ा दुखी हुआ कि भाई किया क्या जाए, मेरे दो दो आदमी रोज खत्म है, मैं क्या करूं मैं। तो फिर उसने किया ये कि उन्होंने देखा कि एक और वहां जेंट है जो पड़ा हुआ है नशे की हालत में, पी करके तो पड़ा हुआ है। जब उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा धातु लिया लोहे का, कुछ छड़ वगैरह कुछ भी, उसको गर्म किया और उसकी आंख में डाल दिया सबने मिलकर, और तब तक डाला जब तक कि वो अंधा नहीं हो गया। अब जैसे तैसे करके वो वहां से भाग गए। फिर जाकर के वो दूसरे, अब जैसे ही वो निकले तो फिर दूसरे द्वीप पे जाके जब पहुंच गए। उस द्वीप का नाम था सर्स, द आइलैंड ऑफ सर्स। अब सर्स, वहां पर एक जादूगरनी रहती थी, विजार्ड रहती थी, नहीं विजार्ड नहीं, वो विच, वहां पर एक विच रहती थी, जादूगरनी। अब वो जादूगरनी क्या करती थी कि सुंदर बन करके लोगों को लुभाती थी और फिर उनके साथ उन्हें जानवर वानवर बना करके जादू करती थी उनके साथ। और अब हुआ ये कि यूलिसिस तो खड़ा हो गया नाव के पास, बाकी के सब लोग चले गए, क्योंकि इतने दिनों बाद किसी स्त्री को देखा था उन्होंने। चले गए, सबने देखा कि अब उनमें से एक आदमी थोड़ा पीछे रह गया तो वो पहले चले गए। पहले चलने, एक तो रह गया हमारा यूलिसिस और दूसरा एक और आदमी पीछे रह गया था, थोड़ा सा वो गिर गया था रास्ते में, पता नहीं क्या। कि फिर वो सब वहां जब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो जादूगरनी है उसने उन सब लोगों को जानवर बना दिया। और वो भागता भागता जैसे तैसे करके यूलिसिस के पास पहुंचता है और कहता है कि भाई ऐसा ऐसा है कि उन्होंने तो सबको जानवर बना दिया। तो फिर वो एक आदमी उन्हें फिर वहां मिलता है, वो कहता है कि ये लो, तुम ये दवाई खा लो, ये चीज खा लो, इससे तुम्हारे ऊपर जादू करने का कोई असर नहीं होगा। वो कहता है ठीक है चलो भाई दे दे, वैसे भी जादूगरनी मुझे अब पता नहीं क्या करेगी, अब तुम भी दे दो भाई कुछ। तो वो देते हैं। अब जैसे ही वो जाता है तो अब उसके पास पहुंचता है, वो जाकर के जादूगरनी उस पर जादू चलाती है, लेकिन वो जादू ना उसको जानवर बनाने के लिए जब जादू चलाया तो वो काम नहीं कर पाया। काम क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने पहले वो दवाई खा ली थी ना, इसलिए। अब जब जादू काम नहीं कर रहा था तो अब उसने क्या किया कि दो लिए और उसमें दिए। जब उसको मारने की कोशिश की तो उसने कहा मुझे छोड़ दो, और उसी वक्त उस जादूगरनी को उससे प्यार हो गया। प्यार क्यों हुआ? क्योंकि पहली बार उसे एक ऐसा आदमी मिला था जिस पर उसका असर नहीं हुआ जादू का, और उसे पसंद आ गया। वो जिसने उसे मारने की कोशिश की उससे वो प्यार कर बैठी। फिर उसने बताया कि कुछ दिनों वो साथ रहते हैं, खूब अच्छे से सारी चीजें उनके पास उपलब्ध होती हैं जादू से। तो वो कुछ महीने साथ रह करके जब वो वापस जाते हैं तो वो उनसे कहती है, मना तो करती है लेकिन फिर भी कहती है कि जाना तो पड़ेगा, सही है भाई, रुकेंगे कितनी देर तक, कितने दिनों तक रुक सकते हैं। जब जाते हैं तो वो कहता है कि ऐसा करो तुम चले जाओ, लेकिन रास्ते में जो तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी ना मैं उनका हल बताती हूँ। कि रास्ते में तुम्हें परियां मिलेंगी जो इंसानों को गाना सुना करके सम्मोहित करती है और उन्हें नीचे तली में ले जा करके खा जाती है, तो उनसे भी बच के रहना। फिर वो आगे और बताती है, इस तरह से वो बचते बताते घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचने के बाद जो ये यूलिसिस है ये जाकर के वहां आराम करता है, काफी दिनों तक रहता है, क्योंकि वह 10 सालों बाद घर जा रहा है। इसकी जो पत्नी थी और उसका जो बच्चा था वो भी अब काफी बड़े हो चुका, बच्चा काफी बड़ा हो चुका था इसका लड़का, इनका एक लड़का था। और पत्नी भी 10 सालों से अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। कि कुछ लोग उसे कहते थे मर गया, नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो कह रही थी कि मेरा पति है, वो जरूर आएंगे। और आखिरकार 10 साल बाद वो अपने घर पहुंची गई। तो देखो यहाँ एक बात हमें समझ में आ रही है यूलिसिस की, कि वो एक घुमक्कड़ टाइप का आदमी था, कि उसे बस एडवेंचर करना अच्छा लगता था, इधर उधर घूमना, एडवेंचर करना यही अच्छा लगता था उन्हें, बस एडवेंचर करना अच्छा लगता था। तो वो क्या कह रहे हैं, इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग, एक राजा के पास काम ही क्या है, दिन भर फ्री बैठो, कुछ काम नहीं होता है एक राजा के पास। बाय दिस स्टिल हार्ट अमंग दीज बारन क्रेजेस मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, कि इस यहाँ पर एक थोड़ी सी आग जला करके जो अंगीठी है उसके पास बैठ करके आराम से, और रानी की बूढ़ी रानी है इसके पास मैच, मतलब थोड़ी एज्ड रानी, एज्ड। तो जो इसकी एज्ड रानी है, जो उसकी एज पत्नी है, उसके साथ बैठ करके यहाँ पर थोड़ा सा बैठ करके प्यार की गपशप कर लिए और 2-4 बातें कर ली। तो काम ही क्या है राजा के पास, सिर्फ यही काम है क्या?
लोगों को सजा देना, उनको अवार्ड देना, या उनको और सारी चीजें, नियम कानून वगैरह उनके लिए बनाना, यही काम है क्या एक राजा का? I meet and dole unequal laws upon the savage race। कि मैं तो नहीं मानता इस बात को कि राजा के पास कुछ काम नहीं होता, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होने चाहिए। मुझे तो, मैं भी राजा हूं, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? that horse and sleep fed and not hurt me। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? कि जो हॉर्स होते हैं, खाली लोग जो कुछ नहीं करते, जो सिर्फ सोते हैं और खाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। जो सो लिया और खा लिया, 2-4 नीतियां बनाई, बस हो गया काम, और रिवार्ड दे लिया टाइम पर, प्रतियोगिताएं करा ली। मुझसे ये सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं तो घुमक्कड़ टाइप का आदमी हूँ, और मुझे तो सिर्फ इधर उधर घूमना ही अच्छा लगता है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि मैं और राजाओं की तरह बैठ करके गद्दी पे ये राजविलासिता करूँ। नो, मुझे तो एडवेंचर अच्छे लगते हैं। मैं तो एडवेंचर करना चाहता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा एडवेंचर करना चाहता हूँ। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं, देखिए, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम द ट्रेवल। भाई मुझे तो यात्रा करना पसंद है, मैं एक जगह बिल्कुल नहीं बैठ सकता, रेस्ट नहीं ले सकता अपनी ट्रेवल से। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लेस। और मैं अपना जीवन है उसको जब तक सारे एडवेंचर पूरे ना कर लूं तब तक जीना चाहता हूँ। उसकी जो आनंद की एक घूंट पी लेना चाहता हूँ मैं अपने जीवन की। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद कोई मेरी इच्छा बचे कि मैंने वो जगह ना देखी। मैं हर जगह जाना चाहता हूँ, और खासकर घरों में तो रहना ही नहीं चाहता, मैं एडवेंचर करना चाहता हूँ। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड। मैं अपनी जिंदगी का हर एक समय, हर एक क्षण एंजॉय करना चाहता हूँ। ग्रेटली हैव सफर्ड ग्रेटली both with those that love me and alone on shore and when through scouting drifts the rainy heads। वो ये कह रहे हैं कि मैं सभी अपना जो पूरा जीवन है उसको अच्छी तरह से खूब जीना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ। मैंने ये सारी जो सफर है, ये जो मेरा जो यात्रा थी, इसमें सभी तरह के वो देखे हैं। मैंने यहाँ पर सुख भी देखा है, दुख भी देखा है। मैं यहाँ पर दोनों देखे हैं। मैंने यहाँ पर दोनों देखे हैं, सुख भी देखा है, दुख भी देखा है। मैं मित्रों के साथ भी गया हूँ, अकेले भी गया हूँ, मैं समुद्र पर भी गया हूँ, और मैं जो हमारी जो सूखी हुई जगह होती हैं, रेगिस्तान वगैरह, इनमें भी गया हूँ, और मैं समुद्र के भी पास गया हूँ। मैं सभी जगह देखी है, मैंने लगभग सब जगह देखी है। कौन कौन सी जगह देखी है कि मैंने अकेले भी, मैंने सुख भी देखा है, मैंने दुख भी देखा है। मैं अपने मित्रों के साथ भी गया हूँ, मैं अकेले भी गया हूँ। मैंने सब देखा है। मैंने सूखी हुई जमीन भी देखी है, मैंने भरे हुए समंदर भी देखे हैं, मैंने रेगिस्तान भी देखा है, मैंने ज्यादा वर्षा वाले स्थान भी देखे हैं। मैंने सब देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे भी जगह देखी है जहाँ बहुत जंगल होते हैं, और ऐसी भी जगह जहाँ एक पेड़ नहीं। सब देखा है मैंने। वेस्ट द सी, मैंने समुद्र भी देखे हैं। आई एम बिकम अ नेम, और आज मैं एक अच्छा खासा नाम बन गया हूँ, मेरा नाम हो गया है चारों तरफ। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट। मैं हर जगह ऐसे घूमता हूँ कि मुझे बस कुछ मिल जाए कहीं पर। नए नए एडवेंचर करने के लिए हमेशा घूमता रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो मन है वो कभी भरे इन चीजों से। मैं हमेशा घूमते रहना चाहता हूँ। मेरा हार्ट जो है वो हंग्री टाइप का है। मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है वो हंग्री टाइप का है। मैं कितने भी एडवेंचर कर लूँ, भरता ही नहीं है, और कहता है कि उस जगह जाओ, वहां एडवेंचर करो, वहां एडवेंचर करो। मुझे हर समय अपनी जान से खेलना अच्छा लगता है। घर बैठकर मुझे ये नियम कानून बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मच हैव आई सीन एंड नोन सिटीज ऑफ अ मैन। जो जगह मैंने देखी है या मैं गया हूं, वहां पर जो भी आदमी मुझे मिले हैं, एंड मैनर्स, क्लाइमेट, काउंसिल्स, गवर्नमेंट, कि उन सब ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। जितने भी शहरों में गया हूँ, जिस जगह पर मैं गया हूँ, सबने खूब सम्मान दिया है। और शहरों में मैंने अलग अलग शहरों में भी गया हूँ, वहां पर मैंने क्या क्या देखा है। वहां मैंने अलग अलग मैनर्स देखे हैं, लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं जीवन जीने के, वहां की अलग अलग जलवायु होती है, काउंसिल्स वहां पर अलग अलग तरीके की होती है, गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके के, राजा भी अलग अलग तरीके के होते हैं। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। लेकिन चाहे मैंने अलग अलग चीजें देखी हैं, लेकिन उन सब ने मेरा खूब सम्मान किया है, हमेशा मुझे सम्मान ही दिया है।
and drunk delight of battle with my peers, for on the ringing plains of बेंडली ट्रॉय, जो ट्रॉय का जो युद्ध हुआ था, जो बैटल हुआ था, उसके क्षेत्र में भी, युद्ध भूमि में भी मैंने बहुत अच्छे से भूमिका निभाई है। वहां भी मुझे एडवेंचर करना अच्छा लगा था। एडवेंचर क्या होता है? हर समय एक कठिन काम करना, ऐसे ऐसे टास्क करना जो लोगों को अच्छे लगे, जैसे नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता है। जैसा कि हम नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर देखते हैं कि एडवेंचर करने जाते हैं लोग, और ऐसे एडवेंचर करने ज्यादातर कौन जाते हैं? वेस्टर्न टाइप के जो लोग होते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं, वो ज्यादा जाते हैं एडवेंचर करने के लिए। ऐसा मैंने देखा भी है और ज्यादा पाया भी है। तो वो यही कह रहे हैं कि मुझे तो भाई घर बैठना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं बचपन से घुमा हूँ इधर उधर, सब जगह मैं घुमा हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो यही कहना चाह रहे हैं अपनी पत्नी से और बाकी के लोगों से कि मैं नहीं बैठ सकता, और राजाओं की तरह आप चाहे बैठो चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे तो जाना ही है बाहर। थैंक यू।